everyone, I am Shreya. Welcome to Ada 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter Equilibrium. इक्विलिब्रियम हमारे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें गाइज हम लोग 4 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं. आज 5th लेक्चर हम लोग करने वाले हैं. बात की जाए पिछले लेक्चर्स की, जिसमें हम लोगों ने इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम को पढ़ा था. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के बारे में बात की थी. थर्ड लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पढ़ा था. फोर्थ लेक्चर में रिलेशनशिप बिटवीन के क्यू जी को पढ़ा था और साथ में फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया को समझा था. अब बारी आती है हमारे आपके लेक्चर की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन एंड एसिड बेस्ड सॉल्ट्स. गाइज, आने वाले लेक्चर्स में बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पेरिंगली सॉल्वेबल सॉल्ट्स एंड आयनाइजेशन ऑफ एसिड बेस के बारे में बात करेंगे. लास्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे. तो चलिए गाइज, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अब के सेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन. क्या है? सॉल्यूशंस में आयनिक इक्विलिब्रियम. गाइस, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन अंडर द इक्विलिब्रियम. एक इक्विलिब्रियम पर जो, या फिर कहना चाहिए अगर आपने कंसंट्रेशन में कोई चेंज किया तो आपके इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं आयनिक चेंज इन इक्विलिब्रियम. क्लियर? You have incidentally come across with the following equilibrium which involves R. अब हम इस रिएक्शन से इस चीज को समझेंगे. Fe+3 आयन जब HCN यानी कि थायोसाइनाइड आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको क्या दे रहा है? डबल सॉल्ट दे रहा है. गाइज, ये आपका होता है येलो कलर का, ये आपका होता है कलरलेस, और ये होता है आपका रेड. ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें कहीं पर भी आपके इलेक्ट्रिकली कंडक्शन नहीं हो रहा, यानी शुगर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है. क्लियर? हाउएवर, अगर आप कॉमन सॉल्ट की बात करें और कॉमन सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया जाए, यानी कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी, यानी कि आयन का ट्रांसफर होने लगेगा. ऑल्सो द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. अगर हम किसी रिएक्शन में कॉमन सॉल्ट की क्वांटिटी को बढ़ा दें तो आपकी रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, यानी कि जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अब इसको माइकल फेराडे ने क्लासिफाई किया. कैसे क्लासिफाई किया इसको देख लेते हैं. द सब्सटेंस इनटू 2 कैटेगरीज. कोई सब्सटेंस जो कि 2 कैटेगरीज में है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है. आपने सॉल्ट को मिलाया, कुछ आयंस को इन्वॉल्व किया, तो क्या हुआ? आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, है ना. 1 कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आपका एक सब्सटेंस क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. किसमें? इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इनके एक्वस सॉल्यूशन में. एंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे. व्हाइल द अदर डू नॉट, जबकि और जो दूसरे होंगे वो क्या करेंगे? वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, यानी कि गाइस वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे. सीधे शब्दों में कहें तो वो आयंस जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं. वो आयन जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं उन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. क्लियर? फेराडे ने आगे क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट. गाइस, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होके आयनाइज हो जाते हैं, है ना, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं. जबकि अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो ये वाटर में डिसॉल्व होने पर पार्शियली डिसोसिएट होते हैं. कैसे होते हैं? पार्शियली डिसोसिएट होते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को ले लेते हैं. सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपका सोडियम आयन आता है और क्लोराइड आयन आता है. ठीक है. While that acetic acid mainly contain unionized acetic acid, जबकि आपकी जो एसिटिक एसिड है वो क्या रखता है? मेनली अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड रखता है. मॉलिक्यूल एंड सम एसिटेट आयन एंड द हाइड्रोनियम आयन. मॉलिक्यूल रखता है एसिटेट आयन के और हाइड्रोनियम आयन रखता है. क्लियर? दिस इज बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट 100% आयनाइजेशन. इसका मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड में जो आपका आयनाइजेशन है लगभग 100% आयनाइजेशन है.
ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारे एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जबकि हमारा जो सोडियम क्लोराइड है जो 100% आपको आयनाइजेशन दे रहा है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड में पाए जाने वाले आयंस आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। It should be noted that weak electrolyte equilibrium is established between iron and unionized molecule। हमने क्या नोटिस किया कि जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होता है, जब आपके आयन और अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में इनका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। दिस इज टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग इक्वेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, और इस टाइप की इक्वेशन हमारी एक्वस सॉल्यूशन में प्राप्त होती हैं जिन्हें हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। एसिड बेस सॉल्ट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जो आपके एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ये कैटेगरी किस में आती है, इलेक्ट्रोलाइट में आती है, एंड मे एक्ट एज आइदर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये आपके स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। क्लियर। एसिड बेस सॉल्ट फाइंड वाइड स्प्रेड अकरेंस इन नेचर। जो हमारे एसिड बेस सॉल्ट्स हैं ये आपके नेचर में बहुत आसानी से मिलते हैं। चलिए गाइज अब हम लोग एसिड बेस सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। जो हमारे पेट का रस होता है उसमें हमारी HCl पाया जाता है, एंड सेक्रेट बाय द लिनिन ऑफ और स्टमक, और ये हमारे पेट में सिक्रीज होता है। ठीक है, कितने अमाउंट में, 1.2 to 1.5 लीटर पर डे हमारा HCl बॉडी में, स्टमक में सिक्रीज होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए या फिर डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है एसिडिक एसिड इज नोन टू बी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। जो हमारा एसिडिक एसिड होता है वो आपके विनेगर तो जानते ही होंगे, विनेगर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। मतलब ये हुआ गाइज कि विनेगर में हमारा सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लेमन एंड ऑरेंज जूस कॉन्टेन्स सिट्रिक एंड एस्कॉर्बिक एसिड। जो हमारा लेमन है और जो हमारा ऑरेंज है क्या रखता है, सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड रखता है, एंड टार्टेरिक एसिड रखता है, जो कि आपके टर्मिनाइट पेस्ट में भी पाया जाता है। गाइस मोस्ट एसिड टेस्ट आर सॉर। जो हमारे एसिड का टेस्ट होता है वो सॉर यानी खट्टा होता है। द वर्ड एसिड कहाँ से ड्राइव हुआ है गाइस, ये लैटिन वर्ड एसिडस से आया है जिसका मतलब होता है सॉर, एसिड आर नोन टू टर्न ब्लू। एसिड आपके ब्लू हो जा, एसिड क्या करते हैं, लिटमस पेपर को ब्लू कर लेते हैं। रेड लिटमस पेपर को ब्लू कौन करता है, एसिड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत बेसिक सी बात है बट जरूरी है। एंड लिबरेट डाई हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। अगर हम मेटल की एसिड से रिएक्शन कराएं तो ये डाई हाइड्रोजन को लिबरेट भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बेस की बात करें तो गाइस ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। इनका टेस्ट बिटर होता है, यानी ये सोपी सा फील कराते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गाइस बेस आपका जैसे कि वॉशिंग सोडा, जो कि आपके कपड़ों की धुलाई के लिए यूज किया जाता है। वेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड इन राइट प्रपोर्शन। अगर हमने एसिड बेस दोनों को सही प्रपोर्शन में ऐड कर दें, रिएक्ट कर दें, तो क्या होगा, ये रिएक्ट करके सॉल्ट देंगे। क्या देंगे, सॉल्ट। ठीक है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट आर सोडियम क्लोराइड। हमारा एक कॉमन एग्जाम्पल क्या है सॉल्ट का गाइस, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर डाइट। जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एंड इज फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपका कैसा कंपोनेंट है, ये आपका रिएक्शन कंपोनेंट है बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब गाइस देखो, जब आपका सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है वाटर में, क्या, जब आपका सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कम हो जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कम हो जाता है, आर रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 80। ठीक। एंड दिस फैसिलिटेट आयन
टू मूव फ्रीली इन द सॉल्यूशन। जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो जो आयन है वो आपके सॉल्यूशन में मूव करने के लिए फ्री होंगे। क्लियर गाइज? ऑल्सो दे आर वेल सेपरेटेड ड्यू टू हाइड्रेशन विद वाटर मॉलिक्यूल, और ये आपके हाइड्रेशन की वजह से आसानी से आयन सेपरेट हो सकते हैं। किसमें? मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जब इनको हाइड्रेट किया जाता है या फिर डिसॉल्व किया जाता है तो ये आसानी से हाइड्रेट भी हो जाते हैं। अब आप ये देखो, ये है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब आपने पानी में मिलाया तो इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वीक हुआ। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वीक होगा तो ये जो Na और Cl आयन है ये आप आसानी से पूरे सॉल्यूशन में मूव करने के लिए फ्री होंगे। एंड यस, इसी वजह से ये अपना हाइड्रेशन भी शो करेंगे। तो इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं? डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, Na+ एंड Cl- आयन आर स्टेबलाइज्ड बाय देयर हाइड्रेशन विद पोलर वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? मतलब जब आप पानी में नमक को मिला रहे हो तो किस तरीके से आपके आयंस फ्रीली मूव कर रहे हैं, कैसे उनका टेस्ट चेंज हो रहा है, इसके बारे में डिस्कशन हमारा ये पिक्चर कर रहा है। आप 10 सेकंड के लिए इस पिक्चर को देख लीजिए जिससे कि फिर आगे की बात मैं अपनी रखूं। ये हमारे एसिड बेस सॉल्ट के लिए बात हो रही है जिसमें आपके Na+ और Cl- आयंस यानी कि सोडियम क्लोराइड्स के आयन हाइड्रेट हो रहे हैं वाटर में, या फिर कहना चाहिए पोलर वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करने पर हाइड्रेशन शो कर रहे हैं। क्लियर? समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कंपेयरिंग द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम इसका आयनाइजेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में एसिडिक एसिड के साथ में करेंगे। तो क्या है? कंपेयरिंग द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद दैट एसिडिक एसिड इन वाटर। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड का हाइड्रेशन को कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि बोथ ऑफ देम आर पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। दोनों क्या कर रहे हैं? कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं और फॉर्म इज कंप्लीटली आयनाइज इनटू कांस्टेंट आयन, और कंप्लीटली आयनाइज कांस्टेंट आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। व्हाइल द वेटर इज ओनली पार्शियली आयनाइज। जब आपका आयन है वो आपका, या फिर कहना चाहिए पोलर सॉल्वेंट है, वो आपका पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड है। एसिटिक एसिड में पार्शियली पोलराइज्ड होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जबकि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ये कंप्लीटली आयनाइजेबल होता है। एक्सटेंट टू विच आयनाइजेशन अकर डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जो आपके HCl के बीच में बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड में जो आपका बॉन्ड है ये आपके डिपेंड करेगा आयनाइजेशन पे। अगर आपका बॉन्ड स्ट्रांग है तो आयनाइजेशन कम होगा, अगर आपका बॉन्ड वीक है तो आयनाइजेशन अधिक होगा। द एक्सटेंट सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रोड्यूस, यानी कि जो आपका सॉल्वेशन है आयन का वो आपका निकल कर सामने आ रहा है। क्लियर? The term dissociation and ionization have earlier used with the different meaning। अब देखो, हमने आयनाइजेशन डिसोसिएशन के बारे में पहले भी बात किया। गाइस कैसे किया, जरा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर आपने NaCl सॉल्यूशन को मिलाया, क्या किया? अगर आपने NaCl सॉल्यूशन को मिलाया तो वो आपका वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो पा रहा था। क्यों हो पा रहा था? क्योंकि जो आपका इंटरैक्शन फोर्स था वो वीक पड़ रहा था, और जब इंटरैक्शन फोर्स आपका वीक पड़ रहा था इसका मतलब बॉन्ड आसानी से टूट रहा था। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या चीज समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बोला गया है गाइज कि आपका जो HCl है, क्या है? जो आपका HCl है वो अगर वाटर में डिसॉल्व होगा तो अगर इसका बॉन्ड वीक पड़ेगा तो यस ये आपका कंप्लीटली आयनाइजेबल होगा, अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो आयनाइजेबल नहीं होगा। हमने क्या बताया कि जो आपका एसिडिक एसिड होता है वो पार्शियली आयनाइज्ड होता है, जबकि आपका HCl स्ट्रांगली आयनाइज होता है। क्यों? क्योंकि गाइज इनका डिसोसिएशन वाटर में आसानी से हो जाता है। अब देखो, डिसोसिएशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या है? ये एक सेपरेशन की प्रोसेस है, यानी कि वाटर में जब आपने किसी सॉल्वेंट को डिसॉल्व किया तो आयंस का सेपरेशन हमारा क्या कहलाता है? डिसोसिएशन कहलाता है, जिसे हम
सॉलिड में एग्जिस्टिंग इन सच द सॉलिड स्टेट, जो कि आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, किसके, सॉल्यूट के, एज इन सोडियम क्लोराइड, किसकी तरह, सोडियम क्लोराइड की तरह। ऑन द अदर हैंड आयनाइजेशन करस्पॉन्ड टू द प्रोसेस इन विच न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू चार्ज आयन इन द सॉल्यूशन। अब हम क्या देखेंगे, जो आपका आयनाइजेशन है वो किसके करस्पॉन्ड प्रोसेस हो रहा है, वो आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल के करस्पॉन्ड हो रहा है, यानी कि जो आपके चार्ज आयन है वो स्प्लिट हो रहे हैं सॉल्यूशन में, क्या हो रहे हैं, चार्ज आयंस जो हैं वो सॉल्यूशन में स्प्लिट हो रहे हैं। हेयर वी शैल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू यूज टू टर्म ऑफ इंटरचेंजेबली। हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड एंड बेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से मेन हमारा पॉइंट शुरू होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी, acid are substance that dissociate in water and give H+ ion। कि एसिड हमारे क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में घुलने पर हमको H+ आयन देते हैं, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। आयनाइजेशन ऑफ एसिड, अगर कोई एसिड है HX, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो गाइस इसकी रिएक्शन कैसे आएगी, HX हमारा H+ और X- में डिसोसिएट हो जाएगा। अगर HX को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो गाइस ये H3O आयन और X आयन देगा, यानी कि प्लस और माइनस आयंस देगा। द बेयर प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन इज वेरी रिएक्टिव, जो हमारा H+ आयन होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, ये फ्रीली नहीं रह सकता, तो ये क्या करेगा, किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। इसी वजह से thus it bond to the oxygen atom of the solvent water, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ट्राइगोनल पिरामिडल हाइड्रोनियम आयन देगा। क्या देगा, ट्राइगोनल पिरामिडल हाइड्रोनियम आयन देगा, जिसे हम बोलते हैं H3O आयन। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली बेस मॉलिक्यूल जैसे कि MOH, अगर हम MOH को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो ये आयनाइज होकर OH- आयन देगा। तो MOH को जब आपने डिसॉल्व किया तो H+M+ आयन और OH- आयन आया। मतलब क्या हुआ कि जो आपका हाइड्रोक्सिल आयन आया ये आपके एक्वस सॉल्यूशन में एज ए हाइड्रेट आयन की तरह एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। और ये आपके बेस होने की प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा। क्लियर। अब देखो, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, इट सफर फ्रॉम द लिमिटेशन बीइंग एप्लीकेबल ओनली एक्वस सॉल्यूशन, कि ये जो आपकी लिमिटेशन है एक्वस सॉल्यूशन में किसी के एसिड होने की, किसी के बेस होने की, किस पर डिपेंड कर रही है कि ये किस टाइप के आयन को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर H+ आयन तो एसिड, अगर OH- आयन यानी कि बेस। डो नॉट अकाउंट फॉर द बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस, और ये आपकी बेसिसिटी किसी सब्सटेंस की बेसिसिटी के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अमोनिया विच डू नॉट पॉजेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे कि आपका अमोनिया है, ये तो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रख रहा है ना, फिर भी आपका बेस कैसे है। बात आती है ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी की। अब ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी एसिड एंड बेस, व्हाट इज ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी कॉन्सेप्ट? डेनिश केमिस्ट जॉनसन ब्रॉन्स्टैंड एंड इंग्लिश केमिस्ट थॉमस M. लॉरी गिव अ मोर जनरल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। फिर आर्हेनियस के बाद ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी आए, जिन्होंने एसिड बेस पर अपनी जनरल डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी थ्योरी, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल टू डोनेट हाइड्रोजन आयन, कि आपके जो एसिड्स होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने में कैपेबल होते हैं। एंड बेस आर दो सब्सटेंस विच इज कैपेबल टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, और जो बेस होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर। सीधे शब्दों में एसिड आर प्रोटॉन डोनर, कि आपके जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जबकि बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर।
ये किसने कहा? ये आपके ब्रॉन्स्टन लॉरी ने कहा। ब्रॉन्स्टन लॉरी का बोलना था कि भाई हमारे एसिड जो होते हैं वो तो आपके प्रोटॉन डोनर होते हैं और जो बेसिस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि एसिड जो आपके प्रोटॉन को डोनेट करता है वही आपका बेस एक्सेप्ट कर लेता है। अब गाइस अमोनिया के डिसोल्यूशन जब हम वाटर में कराएंगे उसके लिए एक रिएक्शन को शो करते हैं। देखो NH3 जो कि आपका बेस है वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो आपको NH4 एक्वासाइन दे रहा है। क्या दे रहा है? NH4 एक्वासाइन। यानी कि आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर H+ आयन आपका ऐड हो गया। क्या हुआ? H+ आयन आपका ऐड हो गया। गाइस बेस ऊपर से H+ आयन ऐड हो गया, यानी कि ये अपना कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर? अब देखो वाटर अपने क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। तो गाइस OH- आयन बन रहा है, यानी कि ये कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। बेसिक सॉल्यूशन इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जब आपका गाइस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होगा तो आपका सॉल्यूशन बेसिक होगा। इन दिस रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट एज प्रोटॉन डोनर। जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो एकदम प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा और अमोनिया आपके प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रॉन्स्टन लॉरी के हिसाब से ये आपकी एसिड एंड बेस हुए। अमोनिया आपका बेस और वाटर आपके एसिडिक बिहेव को शो कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो इन द रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा? जो आपका H+ आयन है वो अमोनिया के लिए ट्रांसफर हो जाएगा टू OH- आयन। क्लियर? इस केस में अमोनिया आपका बिहेव करेगा एज अ ब्रॉन्स्टन एसिड। क्लियर? जबकि OH- आयन एक्ट एज ब्रॉन्स्टन बेस। अमोनिया आपका एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा रिवर्स प्रोसेस में और हाइड्रोक्सिल आयन आपके बेस की तरह बिहेव करने लगेगा। बट कब? जब आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है। क्लियर? Acid base pair that differ only by the one proton is called conjugated acid base pair। जो आपका एसिड और बेस पेयर है वो क्या कर रहा है? वन प्रोटॉन को सिर्फ डिफर है ना। देखो अगर एक प्रोटॉन का डिफरेंस है इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। देयरफॉर OH- आयन इज अ कॉन्जुगेटेड बेस। जो आपका OH- आयन है वो एक कॉन्जुगेटेड बेस है। किसके लिए? विद एसिड H2 और NH4 आयन इज अ कॉन्जुगेटेड एसिड फॉर बेस NH3। यानी कि जो NH4 आयन है वो आपके NH3 के लिए कॉन्जुगेटेड बेस होगा। अब देखो इफ ब्रॉन्स्टन एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन कॉन्जुगेटेड बेस इज अ वीक बेस। अगर आपका ब्रॉन्स्टन एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ब्रॉन्स्टन बेस वीक होगा। अगर आपका ब्रॉन्स्टन बेस स्ट्रॉन्ग है तो ब्रॉन्स्टन एसिड वीक होगा, यानी कि एक दूसरे के वाइस वर्सा होंगे। अब हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि जो आपके कॉन्जुगेटेड एसिड है वो क्या रख रहा है? एक्स्ट्रा 1 प्रोटॉन रख रहा है। ठीक है? जबकि बेस की बात करें तो उसके पास 1 प्रोटॉन की कमी है। राइट? अब इस चीज को इस रिएक्शन से समझते हैं जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वाटर में आयनाइजेशन दिखाया है। देखो गाइज यहाँ पर जो आपका HCl है वो एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। कैसे? क्योंकि उसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया है वाटर मॉलिक्यूल के लिए और आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एज अ बेस बिहेव कर रहा है क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है प्रोटॉन। तो HCl ने क्या किया? एक प्रोटॉन लूज किया और ये प्रोटॉन आपके इस वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लिया जो कि आपका कॉन्जुगेटेड एसिड हुआ। इट हैज बीन इन द अबव इक्वेशन। ये जो आपकी इक्वेशन है एक बार इसको देख लो ध्यान से, फिर मैं आगे की बात करती हूँ, जिसमें हमने HCl का आयनाइजेशन कराया है और इस आयनाइजेशन से हमारी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। देख लिया आपने इस रिएक्शन को। चलो अब इसके आगे की बात करते हैं। वाटर एक्ट एज बेस। जो हमारा वाटर है किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह, बिकॉज इट एक्सेप्ट प्रोटॉन। है ना? पीछे हमने दिखाया वाटर ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को H+ आयन को एक्सेप्ट कर लिया तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। द स्पीसीज H3 आयन हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस। हमने क्या देखा कि इससे हमारे हाइड्रोनियम आयन बना। क्यों? क्योंकि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अपना बेसिक बिहेवियर शो किया। क्लोरीन इज अ कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ HCl। क्लोरीन हमारा क्या है?
कॉन्जुगेटेड बेस है HCl के लिए, यानी कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ बेस Cl, यानी कि जो आपका HCl है वो Cl आयन के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरीके से अगर हम वाटर के लिए बात करें तो वाटर हमारा कॉन्जुगेटेड बेस है, किसके लिए? एसिड हाइड्रोनियम आयन के लिए, जबकि हमारा जो हाइड्रोनियम आयन है वो एक कॉन्जुगेटेड एसिड है बेस वाटर के लिए। अब इससे हमने क्या फील किया कि गाइस हमारा जो वाटर है वो अपने ड्यूअल नेचर को शो कर रहा है। कौन कौन सा ड्यूअल नेचर? एक तरफ वाटर अपना एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है और दूसरी तरफ वह अपना बेसिक बिहेवियर को भी शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका HCl वाटर है वो आपका बेस की तरह बिहेव करेगा। कब बेस की तरह बिहेव करेगा? जब आपका वाटर के साथ इसको आयनाइज किया जाएगा। जबकि अमोनिया के केस में हमने क्या देखा था कि अमोनिया हमारे एसिड की तरह बिहेव कर रही थी क्योंकि इसने प्रोटॉन का डोनेशन किया था। अब गाइस एक चीज और देखो, जो हमारे एसिड होते हैं लुईस के अनुसार जो हमारे एसिड होते हैं वो ऐसे स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि बेस कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। किसके हिसाब से? लुईस एसिड के हिसाब से, यानी लुईस के हिसाब से। अब इसको अगर हम ब्रोस्टेन लॉरी से डिफरेंशिएट करें तो क्या मतलब बना कि गाइस जो आपका लुईस कॉन्सेप्ट था वो आपके बेस को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा था, राइट? और उसी तरीके से अगर हम लॉरी की बात करें तो लॉरी में H+ आयन एक्सेप्ट हो रहे थे, है ना? यानी कि जो आपका लुईस कॉन्सेप्ट है वो आपके प्रोटॉन के बिहेव को किसी एसिड पर प्रोटॉन एक्सेप्ट के बिहेव को अलाउ नहीं कर रहा था, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज BF3, जो आपकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है BF3, जब ये NH3 के साथ रिएक्शन करती है तो गाइस क्या होगा? BF3 डज नॉट हैव प्रोटॉन। आपका BF3 के पास प्रोटॉन नहीं है, तब भी तो गाइस ये आपका एसिड होती है और अपने NH3 के साथ रिएक्ट करके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है। इस बेस पर लॉरी ने कहा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो आपके एसिड्स होते हैं। तो गाइस BF3 की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ हुई तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज जैसे BF3, AlCl3, CO पॉजिटिव, Mg+2 ये क्या करेंगे? एज अ लुईस एसिड बिहेव करेंगे, जबकि अनदर स्पीसीज जैसे कि आपका वाटर NH3 OH- ये आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करेंगे। इसी वजह से इन्हें लुईस बेस कहा गया। क्लियर? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा था वो आपका एसिड और जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा था वो आपके बेस। क्लियर? अब देखो गाइस आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। व्हाट इज आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस? चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू शो करते हैं जिसमें आपका आयनाइजेशन हो रहा है। यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज डिटरमाइंड विद द आयनाइजेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि आपने पीछे किया था, पीछे देखो ये रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर भी तो आपका आयनाइजेशन हो रहा है। जब आपका HCl में H2O मिलाया गया, क्या हुआ? जब HCl में आपका H2O मिलाया गया, देखो जरा, जब आपने HCl में H2O मिलाया तो आपका क्या बना? हाइड्रोनियम आयन बना, राइट? हाइड्रोनियम आयन बना और आपका OH- आयन निकल गया। क्लियर? सॉरी, Cl- आयन निकल गया, राइट? तो ये क्या है? ये आपकी आयनाइजेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है। अब गाइस बात करते हैं pH स्केल की। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आर मेजर्ड एज द नंबर ऑफ ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर आप हाइड्रोजन आयन के नंबर को पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो तो उसे हम क्या कहते हैं? pH स्केल कहते हैं, क्योंकि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो स्मॉल होता है और कॉन्सेंट्रेशन इज जनरली एक्सप्रेस एज द pH ऑफ सॉल्यूशन। जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का उसे हम किसी सॉल्यूशन के pH की तरह निकाल सकते हैं। pH being the logarithm of the reciprocal of hydrogen ion। जो आपका pH का लॉगरिथम होता है ये आपके हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के रेसिप्रोकल होता है। यानी कि गाइस pH इज इक्वल टू -log H+ आयन। क्लियर? अगर प्योर वाटर के लिए बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पर तो इसकी वैल्यू होती है log -7, 10 की पावर -7, यानी pH की वैल्यू होती है 7। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू
7 से ज़्यादा होती है, वहीं पर 7 से कम होती है। वहीं पर बेसिक के लिए बात करें तो आपके पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए जो आपकी पीएच की वैल्यू होती है वो 7 होती है, इसीलिए हमारा जो प्योर वाटर है उसकी वैल्यू पीएच की 7 होती है। अगर KW की बात करें तो गाइस KW इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14 के इक्वल। वहीं पर PKW के लिए हम लिखेंगे PH इक्वल टू 14। हमने क्या किया, इसके KH को PKW की वैल्यू में डिनोट कर दिया। अब गाइस बात कर लेते हैं डाई और पॉलीबेसिक एसिड्स की। एसिड विच कंटेन मोर देन 1 आयनाइजेबल प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल अगर आपके नंबर ऑफ आयनाइजेबल प्रोटॉन 1 से अधिक हैं तो गाइस इसे हम बोलते हैं डाई बेसिक एसिड, जिसे हम पॉलीबेसिक एसिड भी बोलते हैं और पॉलीप्रोटिक एसिड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये सब आपके क्या है, पॉलीबेसिक एसिड्स हैं। अब गाइस अगर हम आयनाइजेशन रिएक्शन की बात करें, H2X जब आपका आयनाइज होता है तो H+ और X- देता है। इसी तरीके से HX आपका H+ और X2- आयन देगा। गाइस अगर इसके कांस्टेंट की वैल्यू निकालें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो क्या आएगा, एक्टिव मास ऑफ H+, एक्टिव मास ऑफ HX- अपॉन H2X, एक्टिव मास ऑफ H2X। अगर A2 के लिए निकाले तो क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ H+, एक्टिव मास ऑफ H2 आयन और अपॉन HX आयन। क्लियर। इससे क्या पता चलता है कि जो आपके Ka की वैल्यू है वो Ka2 से अधिक है, Ka की वैल्यू Ka2 से अधिक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपकी एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी डिफरेंस रखती है। तो रिलेशन क्या आएगा, Ka1 ग्रेटर देन Ka2 फॉर डायाबेसिक एसिड। अब गाइस बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। वो कौन से फैक्टर हैं जो कि आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, तो गाइस वो है आपका हाइड्रोजन एंड आयन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे जैसे आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती है। तो गाइस देखो जरा, HI साइज इधर से इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर। अब देखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस। जैसे जैसे आपकी एनर्जी रिक्वायर की बात करें तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है तो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्गर एसिड बन रहा है। एज द साइज ऑफ A इंक्रीज, जब आपका साइज A इंक्रीज हो रहा है तो फिर आपका H बॉन्ड A स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो रही है। क्लियर, यानी कि एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। इन द पीरियड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A आयन इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज। गाइस इसका मतलब ये हुआ जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी A की, वो क्या होगा, जब आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड डिक्रीज। आपकी वो एनर्जी जो रिक्वायर है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगर वो डिक्रीज हो तो आपका एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। वहीं पर अगर एटम की आयन की या फिर किसी भी आपकी स्पीसीज का आयन साइज बड़ा है तो आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगा, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। गाइस अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस पर तो अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो आपका एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। इसी वजह से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो फिर एसिडिक नेचर भी आपका बढ़ा। क्लियर। नेक्स्ट है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कहता है कॉमन आयन इफेक्ट, इफ इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आपका आयन है वो कॉमन आयन है तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो वीक होगा। अगर डिसोल्यूशन की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोल्यूशन भी कम होता है, यानी डिक्रीज होता है। ठीक है। बाय द इफेक्ट बाय विच डिसोल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोल्यूशन में कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है, एक्वा सॉल्यूशन CH3COOH का जब स्मॉल अमाउंट CH3COO मिलाया जाता है तो गाइज ये आपका पुअरली रिलेट करता है, यानी कि स्ट्रांगली आपका आयनाइज हो जाता है। और स्ट्रांगली आयनाइज का मतलब ये आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर CH3COOH को आपने हाइड्रोलाइज किया तो गाइज ये आपको 2 आयन देगा, है ना। और ये क्या है, ये आपके वीक आयंस होंगे, ठीक है। डिसोल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो रिलेशन आ रहा है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का बनेगा। क्लियर। तो गाइज ये था हमारा पूरा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने आयनाइजेशन सॉल्यूशन का पढ़ा और साथ में एसिड बेस्ड सॉल्ट को समझा। चलिए बच्चे, अभी आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, अड्डा 247 स्कूल पर बने रहना है और प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।